जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों एसएससी एमटीएस का आज जो एग्जाम्स हुए हैं, जितनी आज साथियों शिफ्ट हुई हैं, उन सभी शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है जो आगामी शिफ्ट में साथियों पूछा जा सकता है। मेरा मानना है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथियों आपके लिए है और यहां से आपको कई सारे, मैं कहूंगा डिक्टो साथियों, कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों सामान्य ज्ञान होगी, करंट अफेयर होगी, इंग्लिश भी होगी, रीजनिंग भी होगी, मैथ भी होगी, यानी कि पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अगर आपकी शिफ्ट अभी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि आप अपनी शिफ्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो आप साथियों इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा। मैं कहूंगा कि 100% आपको इस क्लास से फायदा आपको मिलेगा अपनी शिफ्ट में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साथियों अमर्त्य सेन को आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको कब सम्मानित किया गया था? 1998 में सम्मानित किया गया था। ये भी कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कवि, जिनको रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनको उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो मैं कहूंगा साथियों इनकी रचना थी उर्वशी। और उर्वशी किसकी रचना थी? रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी, इसलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था साथियों इनकी रचना उर्वशी के लिए। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है कि भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, एक तो भारत रत्न और एक पद्म विभूषण, ये किस वर्ष साथियों देना प्रारंभ किया था? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 1954 में इसका आरंभ किया था। भारत रत्न का भी और पद्म विभूषण का भी, ये दोनों बातें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई साथियों देखिए, जैसा आपका पेपर आ रहा है, जैसे आपके जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे रीजनिंग के, जैसे मैथ के, तो उन सभी के आधार पर साथियों एक आपके लिए ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं, ठीक है। और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे, क्योंकि देखिए अब आपके पास अच्छा मौका है। अभी आपको यह भी पता है कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। कहां से किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को साथियों कंप्लीट कर लीजिए। उन टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आपको एग्जाम हॉल में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की जो मसौदा समिति थी, इसके अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे एलेनोर रूजवेल्ट इनका नाम था। और एलेनोर रूजवेल्ट ही मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। आंसर आपका सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है साथियों? न्यूयॉर्क में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों WHO की, क्या WHO की स्थापना यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, जस्ट इसके 3 साल बाद। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो साथियों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके अलावा साथियों वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं यानी कि विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए नियम आधारित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। आतंकवाद के लिए? मैं कहूंगा नहीं। वैश्विक व्यापार के लिए या वैश्विक भ्रमण एवं यात्रा के लिए नहीं। पर्यावरण के लिए नहीं। साथ देखिए इसका संबंध व्यापार से है, तो ये व्यापार के लिए ही तो नियम निर्धारित करेगा। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। यानी कि हाल फिलहाल में जो अभी देश साथियों शामिल हुआ है उसको भी कई साल हो गए, लेकिन ये सवाल बहुत टाइम से आपसे पूछा जा रहा है। साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए एग्जाम से जस्ट पहले पहले आपके लिए 2 प्रकार की PDF तैयार की गई हैं एसएससी एमटीएस। तो अगर आपका 1 दिन बचा है एग्जाम में, 2 दिन बचे या उससे ज्यादा दिन बचे, मैं कहूंगा इस PDF को साथियों सरसरी निगाहों से एक बार आप लोग देखकर चले जाइएगा। क्या अगर आप इन PDF को साथियों, इन क्वेश्चंस को सरसरी निगाहों से भी देखकर चले जाते हैं तो आपका पेपर साथियों बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ये 2 PDF की अगर बात करें तो 10 तो आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन पेपर है 10 पेपर दिए जा रहे हैं, जिसमें साथियों जीएस होगी, उसके अलावा इंग्लिश होगी, रीजनिंग
होगी, मैथ होगी, और हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर और सॉल्यूशन साथियों आपको मिलेगा। उसके अलावा साथियों देखिए जीएस में इस बार आपको स्कोर बहुत अप करना है, बहुत ज्यादा लाना है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक के होंगे। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में मिल जाएंगी। कैसे इन पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, बार कोड, उस बार कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ब्रिक्स में शामिल होने वाला साथियों अंतिम देश या लेटेस्ट देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि विश्व बैंक की एक संस्था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, अभी मैंने आपको बतलाया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1966 में तो इसकी स्थापना हुई थी, और फिलीपींस के मनीला में क्या इसका मुख्यालय है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों क्या क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का, यानी कि जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं ना, उनका मेन मकसद क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा करना, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से देखिए जनसंचार करना तो इसका उद्देश्य है, तो ये माना जाएगा ये सही है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण बिल्कुल, प्रबंध करना बिल्कुल, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना ये भी बिल्कुल सही है, और स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना ये भी बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा 1, 2, 3 आपके मुख्य उद्देश्य, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इसरो के क्या साथियों, इसरो के अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं कौन थे, तो विक्रम साराभाई ही साथियों इसरो के पहले अध्यक्ष थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर इसरो की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 1969 को। कब साथियों, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, महाराजा जयसिंह की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कहां कहां करवाया था, देखिए जयपुर में भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था। क्या जयपुर में भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था। ठीक है, उसके अलावा साथियों वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में भी करवाया था। उसके अलावा उज्जैन, क्या उज्जैन में करवाया था, और मथुरा में करवाया था। तो ये 5 जगहें हो गई, लेकिन मैं कहूंगा इलाहाबाद में नहीं करवाया था। अब नहीं करवाया था तो यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा किया था आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों 1849 इसका सही जवाब हो जाए, क्योंकि 1849 में ही अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गदर पार्टी के साथियों सह संस्थापक कौन थे मुझे बताइए। तो गदर पार्टी की स्थापना अगर आपसे पूछे तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 को हुई थी। कब हुई थी, 1913 को हुई थी। किसके द्वारा साथियों की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की अगर बात है तो साथियों सोहन सिंह आपको बताना है। क्या आपको बताना है, सोहन सिंह भाकना इनका पूरा नाम था, और ये साथियों अध्यक्ष थे। लेकिन अगर गदर पार्टी के सह संस्थापक आपसे पूछा जाए तो लाला हरदयाल का नाम आप लोग को बताना है। दोनों पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए पंजाब के शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, तो मैं कहूंगा पहले अमृतसर को रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, और ये अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री जिनको एक्टिंग पीएम भी कहा जाता है, तो इनकी अगर बात करें गुलजारी लाल नंदा इनका नाम है, और ये भारत के पहले और इकलौते कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा
किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो किसकी बात चल रही है साथियों, प्रधानमंत्री की बात चल रही है, यानी कि महाअभियोग के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, यानी कि सूर्य है और इसके, ठीक है ना, क्या साथियों कहा गया है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए, सिंगापुर का अगर आपसे पुराना नाम साथियों पूछ ले तो आप क्या बताओगे। अगर आपसे साथियों जापान का पुराना नाम पूछ ले तो आप क्या बताओगे। जापान का अगर पुराना नाम पूछ ले तो साथियों निप्पन आपको बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, निप्पन आपको बताना है, जापान का पुराना नाम। उसके अलावा साथियों अगर आपसे म्यांमार का पुराना नाम पूछ ले, क्या पूछ ले, म्यांमार का पुराना नाम, तो आपको साथियों बर्मा बताना है। क्या आपको बताना है साथियों, बर्मा आपको बताना है, ठीक है ना। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर थाईलैंड का आपसे पुराना नाम पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये बताइए थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, तो थाईलैंड का श्याम पुराना नाम है। क्या पुराना नाम है साथियों, श्याम पुराना नाम है। लेकिन सिंगापुर का अगर पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो टेमासेक आपको बताना है। क्या बताना है साथियों, टेमासेक आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है, तो हरियाणा में साथियों कौन सी नहीं है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं यहां पर गंडक नहर की, तो यह हरियाणा में नहीं है। गंडक परियोजना ये साथियों बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में किसे शामिल किया गया है। करंट अफेयर का सवाल है ये साथियों। सुमित बाली की अगर बात करें तो यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में सुमित बाली को ही सेलेक्ट किया गया है। ये आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे, क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में कहीं ना कहीं 7 से 8 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जो डेली मैं आपको क्वेश्चन पेपर आपको कराता हूं साथियों, उसमें करंट अफेयर भी होती है, जीएस भी होती है, इंग्लिश भी, रीजनिंग, मैथ, यानी कि जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब कुछ होता है साथियों आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में क्या, जो भी साथियों मैं आपको वीडियो करा रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो मैं कहूंगा अपना भारत करेगा। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो इसरो ने साथियों EOS-08 ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए किसने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो इनका नाम है संदीप पौंड्रिक, और संदीप पौंड्रिक ही इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में साथियों कार्यभार संभाला है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो मैं कहूंगा बांग्लादेश आपका सही जवाब होगा, क्योंकि भारत सरकार ने बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो अब आपके सामने साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता है जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे टॉप इंग्लिश के, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। अब देखिए आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उल्टा मीनिंग बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है यूनाइटेड वर्ड का। आपने सुना होगा साथियों यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएसए आपने सुना होगा। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है साथियों, संयुक्त होता है, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड अरब है, यानी कि संयुक्त अरब है, एक तरीके से कहते नहीं ऐसे। तो यूनाइटेड का मतलब कहीं ना कहीं होता है संयुक्त। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है साथियों, संयुक्त होता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बॉन्डेड हो इसका होगा नहीं, ठीक है। टुगेदर का मतलब एक साथ होता है, ये भी नहीं होगा। लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ होता है। सेपरेट का मतलब होता है साथियों अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग इसका मतलब होता है, या अलग किया हुआ इसका मतलब होता है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त का अपोजिट अलग बनता है। तो मैं कहूंगा यूनाइटेड का एंटोनिम क्या बन जाएगा, सेपरेटेड बन जाएगा, जिनका आंसर यहां पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेव देयर अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट, या द टीम आएगा, द बैंड आएगा, द बंच आएगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए डायरेक्टर्स की एक समिति ने, ठीक है, गेव दिया अप्रूवल, यानी कि अप्रूवल दिया प्रोजेक्ट के लिए, क्या दिया, अप्रूवल दिया। तो बोर्ड की समिति आना चाहिए। समिति टीम को नहीं कहते, बैंड को नहीं कहते, बंच को नहीं कहते, बोर्ड को कहा जाता है समिति। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब अगर आपका आंसर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों सिनोनिम आपको बताना है किस वर्ड का, ब्रूटल वर्ड का। तो ब्रूटल का मतलब क्या होता है साथियों, ब्रूटल का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्रूर। ब्रूटल का मतलब क्या कह सकते हैं, क्रूर कह सकते हैं। तो आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है क्रूर।
तो चीयरफुल का मतलब तो साथियों हंसमुख होता है, क्रूर नहीं होता है। कॉर्टियस की अगर बात करें साथियों विनम्र इसका मतलब होता है। क्रूअल की अगर बात करें, क्रूअल का मतलब भी कहीं ना कहीं साथियों क्रूर ही होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका जो ब्रूटल का सिनोनिम बनेगा वो क्रूअल बनेगा और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि नोबडी सीम्स टू बी अट्रैक्ट इन विजिटिंग म्यूजियम, ये होना चाहिए यहाँ पर। या साथियों अगर बात करें ऑब्सेस्ड होना चाहिए, एनेक्सियस होना चाहिए या इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी कि नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन विजिटिंग म्यूजियम, यानी कि कोई भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है विजिटिंग म्यूजियम को। तो मैं कहूंगा यहाँ पर इंटरेस्टेड बिल्कुल सही वर्ड आ जाएगा और ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए आपको मैं बहुत कम समय में, क्या मैं आपको बहुत कम समय में बहुत बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, यानी कि जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं साथियों वो चीजें डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग वीडियो पर नए हैं साथियों और वीडियो को अभी तक उन्होंने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। और आपका जब भी एग्जाम है साथियों, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन बाद आपका एग्जाम है, मैं कहूंगा आज से लेकर अपने एग्जाम तक जो भी क्लासेस आए उन सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपको ये समझ लीजिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि सारे सब्जेक्ट में आपके इतने फौलादी बना दूंगा, इतने मजबूत बना दूंगा कि एग्जामिनर कहीं से भी अगर क्वेश्चंस उठा ले किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश में, तो आप उन सभी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, शर्त एक ही है, ध्यान आपका रहना चाहिए, क्वेश्चंस हमारे रहना चाहिए, यानी कि ध्यान प्लस क्वेश्चंस इज इक्वल टू सक्सेस, यानी कि एग्जाम पास कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छे से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। एबल टू बी ईटन, अब देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस होगा, ये जो दिया गया इसका आपको वन वर्ड में आंसर देना है। तो एबल टू ईटन का मतलब साथियों क्या होता है, इसका मतलब होता है खाने योग्य, यानी कि कोई चीज खाने योग्य है भी या नहीं, ठीक है, खाने के काबिल है, खाने के योग्य है या नहीं है। तो खाने के योग्य जो चीज होती है उसको कहते हैं एबल टू ईटन। तो डेसिबल कहेंगे साथियों, डेसिबल का नहीं कहेंगे साथियों, हॉबल भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। या अगर बात करते हैं एडिबल कहेंगे, एडिबल कहेंगे, एडिबल का मतलब भी खाने योग्य होता है, ठीक है। तो बिल्कुल मिला कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए ओइंग मनी टू समवन, यानी कि किसी को पैसा देना, क्या किसी को पैसा देना, तो उसको एक तरीके से क्या कहा जाएगा, एक्सचेंज तो नहीं कहा जाएगा, डोनेटेड कहा जाएगा, ठीक है, या लोन्ड कहा जाएगा, या इंडेप्टेड कहा जाएगा, यानी कि ऋणी कहा जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, यानी कि 4 सेगमेंट है, 1, 2, 3, ये तो 3 हुए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं साथियों। एक्सक्यूज के बाद यहां पर एक सेगमेंट है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सेगमेंट है, आपको बताने कहां पर ग्रामेटिकल एरर है, बताइए। चलिए भाई, चलिए तो यहां पर आपका साथियों सही जवाब क्या हो सकता है देखकर मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें, Emma agreed thinking of an excuse, ठीक है, टू गेट पाउल आउट ऑफ द हाउस। तो मुझे साथियों यहां पर दिक्कत लग रही है थिंकिंग ऑफ एक्सक्यूज में, यानी कि यहां पर दिक्कत है, गलती है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि ए डमी यूज्ड टू डिस्प्ले क्लॉथ्स इन ए शॉप विंडो, जैसे कि आपने साथियों कई बार देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक पुतला खड़ा होता है और उसके ऊपर नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं जिसको लोग देखें और अट्रैक्ट हों थोड़ा सा और वही कपड़े खरीद लें। तो उस डमी को क्या कहा जाता है, डमी का इस्तेमाल किया जाता है डिस्प्ले दिखाने के लिए क्लॉथ्स को इन ए शॉप विंडो में, तो उसको क्या कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, उसको साथियों मैनिक्विन कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल उसको मैनिक्विन ही कहा जाता है, यानी कि मैनिक्विन का मतलब होता है पुतला। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, रिमोर्स की यहां पर बात की गई। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर रिमोर्स का मतलब क्या होता है। रिमोर्स का मतलब होता है साथियों पछतावा करना,
क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है पछतावा करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा मुझे बताइए। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों? डेनियल हो जाएगा। डेनियल का मतलब होता है इनकार करना। मैं कहूंगा नहीं, ये तो एंटोनिम उसका नहीं होगा। गिल्ट का मतलब होता है साथियों अपराध करना, ठीक है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम्स थोड़ी ना, ठीक है ना। अगर एंगर की अगर बात करते, एंगर का मतलब साथियों गुस्सा हो जाएगा। मैं कहूंगा इनडिफरेंस हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि रिमोर्स का एंटोनिम इनडिफरेंस हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, इस खाली जगह में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आ सकता है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। तो देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कोप विद द पुलिस एंड लिसन टू देयर एडवाइस, या कंसर्न आएगा, या कॉपरेट आएगा। देखिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉपरेट, क्या ये बहुत जरूरी है कि कॉपरेट करना, पुलिस के साथ कॉपरेट करना, ठीक है। लिसन टू देयर एडवाइस, उसकी सलाह को सुनना। तो मैं कहूंगा कॉपरेट वर्ड यहां पर आ जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहाँ पर भी वही चीज है, ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। लिखा हुआ है साथियों मिस्टर घोष इज सीनियर, एक सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ देन मिस्टर सेन, ठीक है, एक सेगमेंट ये हो गया। सो ही मस्ट बी, और एक सेगमेंट आपका ये हो गया। और प्रोमिटेड फर्स्ट, आपको बताने कहां पर दिक्कत आपको साथियों लग रही है मुझे बताइए। चलिए देखिए दिक्कत अगर यहां पर हम लोग बात करते, इस वाले में दिक्कत है, क्योंकि द मिस्टर घोष इज सीनियर, देन नहीं आना चाहिए, देन की जगह पर टू आना चाहिए। तो देन कहां पर लिखा हुआ? यहां पर लिखा हुआ, यानी कि यहां पर एरर है, यहां पर ग्रामेटिकल एरर है, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको यहां पर गलत लग रही है साथियों, मुझे बता दीजिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है कोई भी चीज प्रस्तुतिकरण करना एक तरीके से, ठीक है। ओमिशन की अगर बात करें, अरे ये मुझसे चूक हो गई, कहते नहीं मुझसे ये चूक हो गई, ठीक है। कमीशन की अगर बात करें, कमीशन में तो साथियों डबल एम आता है, यानी कि एक यहां पर एक यहां पर एम आता है। कैसे लिखा जाता है? COMMISSION, कमीशन हो जाएगा। और इसका मतलब होता है साथियों आयोग। इसका मतलब क्या होता है? आयोग होता है। तो मैं कहूंगा इस वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, गलत है, तो यही आपकी सही जवाब हो जाएगा। रिमिशन की अगर बात करें, रिमिशन का मतलब होता है साथियों माफी, यानी कि क्षमा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कि टू लॉज वंस हेड, क्या पूछा जा रहा है? ईडियम आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों गुस्सा करना। क्या? गुस्सा होना इसका मतलब होता है, गुस्सा करना नहीं, गुस्सा होना इसका मतलब होता है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, टू बिकम अपसेट एंड एंग्री ये होगा। टू बी रॉब्ड या टू बी हैप्पी, टू बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूंगा टू बी अपसेट कह लो या टू बी एंग्री कह लो, यानी कि गुस्सा होना कह लो। तो एक इडियम है टू लॉज वंस हेड, इसका मीनिंग क्या होगा? टू बिकम अपसेट और एंग्री, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है साथियों परफोरेट की अगर बात करते हैं, परफोरेट का आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? परफोरेट का सिनोनिम आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है परफोरेट का? इसका मतलब होता है छेदना। तो और ऐसा कौन सा वर्ड यहां पर लिखा होता है जिसका मतलब होता है साथियों छेदना? ये आपसे यहां पर पूछा। देखिए फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना, फोल्ड का मतलब, टीयर का मतलब होता है आंसू, क्रैक का मतलब क्या होता है भाई? क्रैक, इसमें तो क्रैक आ गया, ठीक है, तो उसको दरार कह सकते हैं। अगर पियर्स की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब भी साथियों छेदना होता है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए ये सही जवाब क्या होगा। यहां पर भी साथियों वही चीज है, फॉर सेगमेंट है। मोहित इज एक्सपेक्टिंग, यहां पर एक सेगमेंट हो गया। ए ह्यूज प्रॉफिट, यहां पर एक सेगमेंट हो गया। एट हिज ये हो गया, और रिसेंट इन्वेस्टमेंट एक साथियों ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अब अगर बात करें मोहित इज एक्साइटेड, ये तो बिल्कुल सही है। ए ह्यूज प्रॉफिट ये भी सही है। एट हिज रिसेंट इन्वेस्टमेंट, तो एट हिज नहीं आना चाहिए साथियों, यहां पर क्या आना चाहिए? एट हिज के स्थान पर फ्रॉम हिज आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हिज आना चाहिए। तो अगर बात करते हैं एट हिज, यहां पर ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि व्हेन हिज मदर वे अवे ही टुक द, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हिज लिटिल ब्रदर, या ड्यूटी या पावर या चार्ज। तो खाली जगह में साथियों कौन सा वर्ड आएगा ये आपको यहां पर मुझे बताना है। बताइए। व्हेन हिज मदर वे अवे, यानी कि जब उसकी माता जी बाहर थी, ठीक है, बाहर थी। ही टुक द
ही टुक द चार्ज ऑफ हिज लिटिल ब्रदर, यानी कि अपने छोटे भाई की उसने जिम्मेदारी ले ली। तो मैं कह सकता हूं इसको हम लोग चार्ज भी कह सकते हैं कि अपने छोटे भाई की उसने, कि उसको भाई ठीक से रहे, रोए ना, ठीक भूख लगे तो खाना दे दे, इस चीज का उसने चार्ज ले लिया। मतलब पैसे वो वाला चीज नहीं कही गई है यहाँ पर। चार्ज का मतलब साथियों वो नहीं है, चार्ज का मतलब यहाँ पर जिम्मेदारी से है, यानी कि उसने जिम्मेदारी ले ली अपने छोटे भाई की, लिटिल ब्रदर की। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है द साउंड ऑफ ऑयल्स, यानी कि उल्लू की आवाज को क्या कहा जाता है, कैसे निकालता है, मुंह करके निकालता है? तो मैं कहूंगा नहीं भाई, ये तो मुंह की अगर बात करें, मुंह तो गाय, अगर यहां पर साथियों गाय के बारे में कहा जाता, ठीक है, कि गाय का साउंड क्या होता है, तो आप मुंह लगाते। कौवा की अगर बात करते हैं साथियों, कौवा की अगर बात करें, कौवा साथियों की साउंड को कौ कहा जाता है। क्लक की अगर बात करें साथियों, जो आपका चूजा होता है ना, चूजा, उसकी ये आवाज होती है। लेकिन हूट कौन आवाज निकालता है? आउल निकालता है, उल्लू निकालता है। तो द साउंड ऑफ आउल को क्या कहा जाता है? हूट कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मेंटेन का आपको बताना है कि सिनोनिम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। मेंटेन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज मेंटेन रखना, ठीक है। अब इसका सिनोनिम नेग्लेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। इसका सिनोनिम साथियों इग्नोर भी नहीं होगा, इसका सिनोनिम रिलीज भी नहीं होगा, इसका सिनोनिम कहीं ना कहीं केयर हो जाएगा, ठीक है, कि उसकी मेंटेन रखो या उसका केयर करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम है, तो सिनोनिम है, तो ये आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, टू टेक स्टॉक ऑफ, क्या अब आपको बताना है इस ईडियम, ईडियम का मतलब क्या होता है? ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है। तो इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है कि इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो सकता है। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी को परखना। क्या? किसी को परखना। जैसे कि मैं आपसे परखता हूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं, 25 क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं इसमें से आपको भाई 15 क्वेश्चन सही करना है, 12-13 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको परखने की कोशिश करता हूं, तो इसी को कहा जाता है टू टेक स्टॉक ऑफ। अब आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? टू काउंट, ये तो गिनना हो जाएगा। तो थिंक केयरफुल्ली, टू डिस्कस, डिस्कस भी नहीं, मेजर, मेजर मतलब मापना हो जाएगा। तो टू थिंक केयरफुल्ली, यानी कि उसका थोड़ा सा एक तरीके से केयरफुल्ली थिंकिंग करना उसके बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं उसको परखने से ही संबंधित हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टू टेक स्टॉक ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा टू थिंक केयरफुल्ली। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कंपोज का आपको बताना है सिनोनिम क्या होता है, बताइए। चलिए देखिए, किसी भी चीज को कंपोज किया जाता है, क्या किसी भी चीज को कंपोज किया जाता है तो उसको कलेक्ट कहेंगे सिनोनिम, उसको कडल कहेंगे, या उसको कंफ्यूज नहीं कहेंगे, उसको क्लच नहीं कहेंगे, ठीक है, उसको साथियों कलेक्ट कहीं ना कहीं कहा जाएगा। तो मैं कहूंगा कंपोज का सिनोनिम आपका कलेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एंटोनिम अब आपको बताना है स्टाउट का। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि स्टाउट का आखिर मतलब क्या होता है। स्टाउट का मतलब होता है मोटा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथियों? इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पतला हो जाएगा। तो पतले की इंग्लिश मीनिंग आप बताइए किसे कहा जाता है? तो पतला तो साथियों थिन को कहा जाता है। तो मैं कहूंगा स्टाउट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? थिन हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, अब आपको एंटोनिम बताना है साथियों बेनिफिशियल का। तो बेनिफिशियल का एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है? देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या है, बताइए। चलिए देखिए, बेनिफिशियल कहते नहीं कि ये भाई आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद है, यानी कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हानिकारक है, ये आपके लिए हानिकारक है। अरे भाई कोई चीज फायदेमंद है तो उसका उल्टा हानिकारक ही तो होगा। तो हानिकारक को क्या फियरलेस कहते हैं? नहीं। होपफुल कहते हैं? नहीं। हार्मफुल कहते हैं। मैं कहूंगा कि बेनिफिशियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा, और यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ एनोदर। तो अब आपको साथियों बताने कि इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि कोई वस्तु है, वो बहुत सारी वस्तु हैं रखी हुई है, वन ऑफ टॉप ऑफ एनोदर, एक के ऊपर एक एक तरीके से गए, तो उसको क्या कहा जाए? बहुत ढेर सी वस्तु रखी है, तो उसको क्या ग्रुप कहा जाएगा कि भाई समूह है उसका, ठीक है, या बैच कहा जाएगा, या लोड कहा जाएगा, या पाइल कहा जाएगा। देखिए पाइल का मतलब होता है ढेर। तो मैं कहूंगा कि कुछ कई सारी वस्तुएं ना, तो उसको कहते नहीं कि भाई ढेर लगा हुआ है वस्तुओं का, ढेर लगा हुआ है चीजों का। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ एनोदर, तो इसको पाइल कहा जाता है।
तो यहाँ पर साथियों आपके सामने अब रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसके पहला ही क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर दे रखा है कि एक मान लीजिए आपके पास ऐसा कागज है, इस कागज को साथियों यहां से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है। अब आपके पास जो कागज का टुकड़ा आ गया है वो साथियों इस वाली शेप का आ गया है। अब क्या किया जाता है, यहां से इस कागज को फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है। अब आपके पास एक चौकोर टाइप का, बिल्कुल चौकोर टाइप का एक कागज का टुकड़ा आ गया। लेकिन करा क्या जाता है, कैंची से साथियों यहां पर का एक ट्रायंगल टाइप का एक कट किया जाता है, एक यहां पर कट लगाया जाता है, एक यहां पर कट और एक यहां पर कट लगाया जाता है। तो आपसे कहा यह जा रहा है कि जब ये 4 कट लगाने के बाद जब इसको ओपन किया जाएगा तो ये आकृति में कैसा दिखाई देगा। देखिए अगर बात करें, ये अगर मैं आपको यहां पर एक कलर चेंज कर लेता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में यहां पर आ जाए। मैं यहां पर ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर ये कट लिखा है और ये वाला पार्ट जब इसके ऊपर आएगा यानी कि ये वाला खुलेगा तो एक कट यहां पर भी आपको दिखेगा, एक कट साथियों अगर बात करें तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर कट है ना तो एक कट यहां पर भी दिखेगा और एक कट आपका यहां पर भी दिखेगा। उसी प्रकार जब ये वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा तो सेम टू सेम साथियों यहां पर भी आपको एक कट ऐसा दिखेगा, यहां पर आपको एक कट ऐसा दिखेगा और यहां पर भी एक कट और यहां पर भी एक कट दिखेगा, ये भी साथियों दिखेगा और ये और ऐसे करके कट दिखेगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये आकृति ऐसी कौन से ऑप्शन में, यहां पर है तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, कि यहां पर है मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अब यहां पर है या यहां पर है, देखिए यहां पर भी तो कट लगे, एक कट यहां पर, एक कट यहां पर, लेकिन यहां पर ऐसा कोई कट नहीं है, कोई कट नहीं है। तो मैं कहूंगा कौन सी वाली आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति बनेगी, डी वाली बनेगी। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में कन्वर्ट को यानी कि CONVERT को 3 4 1 4 2 2 2 1 8 2 0 लिखा जाता है। फॉर्चून को यानी कि FORTUNE को 6 4 1 8 2 0 5 1 2 4 2 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि एक्वायर को क्या लिखा जाएगा, यानी कि ACQUIR को ACQUIRE को क्या लिखा जाएगा। बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। अब देखिए इसमें लॉजिक लगा है जो बहुत शानदार लॉजिक है और वो लॉजिक आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। अब यहां पर आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि C को यहां पर 3 लिख दिया गया है। C को क्या कर दिया गया है, C को साथियों यहां पर 3 लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन O को यहां पर 4 लिखा गया। कैसे भाई O को 4 लिखा, O तो 15 पर आता है, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तब भी साथियों 6 आ जाता है, घटा देते हैं तो 4 आ जाएगा। N जो है ना वो 14 पर आता है और 14 पूरा लिखा हुआ है। V 22 पर आता है, 22 पूरा लिखा हुआ है। E किस पर आता है साथियों, E आता है आपका 5 पर, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और R 18 पर आता है, 18 पूरा लिखा हुआ है। T 20 पर आता है, T 20 पर लिखा हुआ है। तो लोचा यहां पर यह है कि जो सिर्फ वॉवेल है उन्हीं का घपला किया गया है। जैसे कि बात करें वॉवेल होते हैं आपके A E I O U। अब मैं आपको बता देता हूं, जहां पर A होगा ना वहां पर 1 लिखा होगा, जहां पर E होगा उसका कोड क्या होगा, 2 होगा, I होगा उसका कोड 3 होगा, O का कोड 4 होगा और U का कोड 5 होगा। आप देखिए यहां पर O लिखा है ना तो O का कोड क्या है, 4 है, इसलिए यहां पर 4 आया है। आप देख रहे हैं यहां पर E है ना तो E की जगह पर क्या आया है साथियों, E की अगर बात करें 2 है ना तो E की जगह पर 2 आना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ E की अगर बात करें, E यहां पर क्या आ गया, E यहां पर 2 ही तो है, ठीक है। 2 कहां है, लेकिन ये अच्छा ये वाला 2 है, क्योंकि ये 18 आपका R हो जाएगा और T आपका 20 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा साथियों समझ में आपकी आ चुका होगा, यानी कि A लिखा हुआ, A का कोड 1 है तो 1 आ गया। C का कोड, C वॉवेल से आपको लेना देना, ये जो कोड है ना ये सिर्फ वॉवेल के हैं, लेकिन अगर कोई व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वही। C 3 पर आता है तो 3 आ गया, Q 17 पर आता है तो 17 हो गया। अब U एक वॉवेल है, आप देखिए इसमें क्या कोड है तो 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। I एक वॉवेल, I का कोड 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। R 18 पर और E एक वॉवेल है जो कि साथियों किस पर आता है, 2 पर, तो 2 आ गया। तो आपको बताना है ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि 1 3 1 7 5 3 1 8 2 में कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 के वाले फलक के विपरीत है। यानी कि अगर 1 यहां पर है तो इसके नीचे यहां पर कौन सा नंबर होगा, 1 यहां पर है तो इसके इधर को साथियों कौन सा नंबर होगा। ये चीज आपसे यहां पर क्या की जा रही है, ये चीज आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही। तो ये चीज कैसे निकालेंगे, कैसे हो सकता है साथियों ये सवाल, मैं आपको साथियों समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। देखिए एक ऐसा नंबर निकाल लीजिए जो कि सेम फलक पर है और सेम नंबर है। मैं कहूंगा
5 यहां पर भी है सेम फलक पर, 5 यहां पर भी है सेम फलक पर, तो मैं कह सकता हूं कि 2 का विपरीत 4 हो जाएगा और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो पूछा गया है 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि सभी लड़कियां, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं साथियों कि देखने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस ना हो यहां पर। चलिए तो कह रहे हैं कि सभी लड़कियां बोतलें हैं। लो भाई, लड़कियों को बोतलें बना दिया कि कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए साथियों ये गर्ल्स हो गई, और अगर गर्ल्स हो गई साथियों, कह रहे हैं कि सभी गर्ल्स यानी कि सभी लड़कियां क्या है, बॉटल है, बोतलें हैं। कह रहे कि सभी बॉटल क्या है, सभी बॉटल क्या हो गई साथियों, पर्दे होंगे, तो पर्दे मान लिए। अब निष्कर्ष देखकर आपको बताने कि इसमें से कौन कौन से निष्कर्ष बिल्कुल सही है और कौन कौन सा निष्कर्ष साथियों यहां पर सही नहीं है। चलिए पहले निष्कर्ष में कह रहे हैं कि सभी पर्दे बोतलें हैं। भाई सभी पर्दे बोतलें कैसे हो सकती हैं, ये वाली पर्दे, ये सब पर्दे कहां बोतल हैं। लेकिन हाँ, कुछ पर्दे अगर बोतल लिखा होता तो हम सही मान लेते, लेकिन हमें इसे गलत मानना होगा। कुछ बोतलें लड़कियां हैं, बिल्कुल साथियों कुछ बोतलें यानी कि इतनी बोतलें जो है ना ये लड़कियां हैं, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित कूट भाषा में ANGUISH को BOIWLVL लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि DICTATUR को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अब देखिए यहां पर साथियों ये A पर है, ये B पर है। क्या A पर है, B पर है, यानी कि कितना प्लस किया गया, 1 प्लस किया है। ये N पर है, 14 पर होता है, और ये किस पर साथियों, ये 15 पर होता है, यानी कि कितना साथियों 1 प्लस किया गया। यहां पर बिल्कुल साथियों 1 प्लस किया गया है। उसके बाद अगर बात करें G होता है आपका 7 पर, जी होता है 7 पर, ये एकदम से क्या हो गया साथियों 9 हो गया, यानी कि यहां पर साथियों 2 प्लस किया गया है। और ये अब यू की बारी, यू 21 पर होता है और ये डब्ल्यू हो जाएगा। तो कितना प्लस किया गया साथियों यहां पर अगर बात करें, यहां पर भी साथियों 2 प्लस किया गया है। और इसकी अगर बात करें आई होता है 9 पर, आई होता है 9 पर, और ये एल हो गया, यानी कि यहां पर 3 प्लस किया गया है, यहां पर 3 प्लस किया गया। और ये एस है 19 पर होता है, ये वी हो गया, यानी कि यहां पर भी आपका 3 प्लस किया गया है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1 प्लस किया गया, 2 प्लस किया गया, 3 प्लस किया गया है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये एस हो गया, ये एच की अगर बात करें तो एच आपका 8 पर होता है और ये एल 12 पर होता है। तो साथियों अब यहाँ पर 4 प्लस कर दिया गया। तो यही चीज आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों ई आ जाएगा, बिल्कुल ई आ जाएगा, ई आ गया ना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर साथियों 1 प्लस करेंगे, आई है, जे आ जाएगा यहाँ पर अब 2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। ये टी है 20 पर होता है साथियों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2 प्लस करेंगे तो साथियों वी आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो साथियों फिर से यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक है ना, अब डी आ गया। अब ये साथियों टी है, अब ये T है तो T में 3 प्लस करना है, यानी कि W आ जाएगा। ये O है, O 15 पर होता है, अब इसमें 4 प्लस करना है तो 4 19 हो जाएगा, 19 पर S होता है। इसमें भी अब हम 4 ही प्लस कर देंगे R में, तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि EJEVOWSV कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, EJEVDWSV, तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपको बताना है कि इसमें से सबसे असंगत ऑप्शन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है ना, सबसे असंगत यानी कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन में एक रूल लग रहा होगा और एक इकलौता एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कोई अलग रूल लग रहा होगा, तो वही आपको बताना है। अब देखिए क्यू होता है 17 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है साथियों 18 पर, एम होता है 13 पर। इसकी अगर बात करते हैं, एफ होता है 6 पर, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर और बी होता है 2 पर। इसकी अगर बात करें, टी 20 पर होता है, आर 18 पर होता है, यू 21 पर होता है और पी 16 पर होता है। एक्स की अगर बात करें साथियों, एक्स आपका 24 पर हो जाएगा, वी 22 पर हो जाएगा, और सॉरी वी 22 पर हो जाएगा, और वाई आपका 25 पर हो जाएगा और एस 19 पर हो जाएगा। अब अगर इनको सबको साथियों हम जोड़े, 17 15 कितना हो जाएगा, 30 और 2 32, 32 और आपका 3 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 10 45 और 20 कितना हो गया, 45 55 65 और 2 कम यानी कि 63 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं साथियों 10 17 18 19 यानी कि 19 यहां पर आ गया। इसकी अगर बात करें साथियों 20 और ये 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 एक काम करो साथियों, 38 21 और 16 जोड़ लो आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 आपका हो गया और ये 6 हो गया, 7 यानी कि 75 यहां पर आ गया, 75 आ जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये 4 2 6, ठीक है ना, 6 और 9 15,
15 5 20, 20 का 0 हासिल लग जाएगा, 2 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 आ गया यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ये 63 जो नंबर है ना, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, और ये भी साथियों विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या है। लेकिन 90 की अगर बात करते हैं तो 90 एक सम संख्या है। कैसे आप पहचानोगे? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो दो संख्या 2 से ना कटे वो विषम संख्या। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, इसमें आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो सकता है। क्या आपको बताना है साथियों कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो सकता है? ये आपको यहाँ पर साथियों बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा, कम से कम साथियों एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जरूर जाएगा। देखिए भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब देखिए इसको आपको बताना है कि ये हेडलाइंस दर्पण में कैसा दिखेगा। पहला रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले बनेगा, लेकिन वो उल्टा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। एस ई की अगर बात करें, ई ऐसा बनेगा। एन ऐसा है ना साथियों, एन कैसा है? एन साथियों आपका ऐसा बनेगा, एन ऐसा बनेगा। आई जैसा है वैसा बनेगा, एल ऐसा बनेगा, और डी आपका साथियों ऐसा बन जाएगा। ए जैसा है वैसे ही बन जाएगा, और ई ऐसा बन जाएगा दर्पण में, और एच जैसा है वैसा बन जाएगा। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए मुझे बताइए, उल्टा एस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर तो सेम लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, इसकी अगर बात करें, देखिए एस हो गया, ई हो गया, ठीक है। उसके अलावा साथियों एन हो गया, आई हो गया, एल हो गया, डी हो गया। अच्छा, यहाँ पर ए आना चाहिए, इसमें ए आया है क्योंकि ए यहाँ पर आया ना, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर साथियों देखिए 1 से 2 सवाल, कम से कम 2 सवाल साथियों नंबर सीरीज के आपसे जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले आपको दे दिया जाएगा 4, फिर उसके बाद अचानक से 22 आ गया, फिर 47 आ गया, और उसके बाद साथियों 83 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर आपका 198, फिर 283। तो आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो साथियों इसको लिख लेते हैं, 4 के बाद 22 आ गया है, और फिर 47 आ गया है, फिर साथियों 83 आ गया है, और फिर 132 आ गया है, और फिर 198 और 283 यहाँ पर आ गया। अब आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसकी अगर साथियों हम लोग यहाँ पर बात करें ना, अब ये 4 से 22 हुआ है, तो मेरा मानना है साथियों कितना बड़ा है? एकदम से यहाँ पर 18 बढ़ाया गया है। 22 से 47 हुआ है, कितना बड़ा है साथियों? 25 बड़ा है बिल्कुल। 47 से 83 हुआ है, कितना बड़ा है? तकरीबन 36 बड़ा है। 83 से 132 बड़ा है, तो इधर कितने साथियों हो जाएंगे? ये आपका 49 हो जाएगा, ये 36 है, ठीक है। 36 हो गया, 49 हो गया, और यहां से यहां तक जाएंगे तो ये 66 बढ़ेगा, और इसकी अगर बात करें तो साथियों 85 बढ़ेगा। अब आपको बताने कि यहां पर कितना नंबर बढ़ेगा। अब इसको भी साथियों एक बार हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। क्या इसको यहां पर अगर बात करें, एक बार ट्रैक कर लेते हैं। देखिए इसकी अगर बात करें यहां पर कितना, क्योंकि साथियों जब अगर नंबर सीरीज वाला थोड़ा सा भी अगर कठिन क्वेश्चन है तो ऐसा ही आपको कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। 18 से 25 हुआ है साथियों, 7 बड़ा है, और 25 से 36 हुआ है, 25 से 36 हुआ है, तकरीबन यहाँ पर 11 बड़ा है, और 36 से 49 हुआ है साथियों, 13 बड़ा है, और फिर यहाँ पर साथियों 17 बड़ा है, और फिर यहाँ पर 66 से 85 हुआ है, 66 से 85 हुआ है साथियों, कितना बड़ा है? 19 बड़ा है। अब इसकी अगर बात करें साथियों कितना बड़ा है? 7 से 11 हुआ है, 4 बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़ा है, यहाँ पर फिर से 4 बड़ा है, और यहाँ पर फिर से 2 बड़ा, यानी कि 4 बड़ा 2 बड़ा, 4 बड़ा 2 बड़ा। तो कितना अब यहाँ पर बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, यानी कि 19 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, अब इसको जोड़ दो, यानी कि 85 23 कितना हो जाएंगे? 85 23 को जब आप जोड़ोगे तो 8 और 10, यानी कि यहाँ पर 108 आ जाएगा। तो अब 283 में 108 जोड़ गए, ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। 283 में 108 साथियों आप लोग जोड़ दीजिए, ये 11 आ गए, 9 आ गए, 3, यानी कि 391 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी वाले में। बिल्कुल साथियों इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसूस होगी, लेकिन ऐसे भी सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या होगा। कहने के एफ जी वाई जे के को के जे वाई जी एफ लिखा जाता है, तो एल एम क्यू बी जी को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर जो मेरी समझ में आया, जो यहाँ पर साथियों लेटर है ना, वही लेटर साथियों सेम टू सेम यहाँ पर है। तो क्या लॉजिक लगा है? देखिए ये एफ जी लिखा है ना, एफ लिखा है ना सबसे पहले, तो एफ यहाँ पर आ गया, फिर जी लिखा है, जी यहाँ पर आ गया, वाई यहाँ पर लिखा, वाई यहाँ आ गया, जे यहाँ पर लिखा है, जे यहाँ आ गया, के यहाँ पर लिखा, के यहाँ पर आ गया। तो क्या करना है साथियों? इस सवाल में कुछ भी तो नहीं है। क्या कुछ भी तो साथियों इस सवाल में यहाँ पर नहीं है? देखिए, अरे भाई एफ यहाँ लिखा था, एफ आ गया,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि एल यहाँ लिखा है तो एल साथियों यहाँ आ जाएगा, एम यहाँ पर लिखा है एम यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ पर तो क्यू यहाँ पर, बी यहाँ पर, बी यहाँ पर, जी यहाँ पर। अब आपको ऑप्शन देख लेना है कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जी बी क्यू एम एल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। बेल्जियम का यूरो से वही संबंध है जो स्लोवाकिया का किससे है, तो बेल्जियम का यूरो से वही संबंध कैसे साथियों, बेल्जियम की मुद्रा होती है यूरो, बेल्जियम की मुद्रा है यूरो, तो स्लोवाकिया की मुद्रा क्या है साथियों, यूरो है, ये आप लोग ध्यान रखें, यानी कि बेल्जियम की मुद्रा भी यूरो और स्लोवाकिया की मुद्रा भी साथियों यूरो है, ये बात आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखें भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए सवाल की अगर बात करते हैं साथियों, जैसे 8 से यहाँ पर 73 बनाया गया है, वैसे ही साथियों 9 से क्या बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम इस 8 में 9 की गुणा करा ले तो कितना हो जाएगा, 8 64, 8 72, अगर एक जोड़ दे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार 9 के अगले नंबर से गुणा करा दे साथियों और एक जोड़ दे तो 91 आ जाएगा। 91 क्या कहीं यहाँ पर है, मैं कहूंगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहां पर अगर बात करें SLOW, उसके बाद UNMU आ गया है, उसके बाद WPKS आ गया है और उसके बाद YRIQ आ गया, तो आपको बताना है कि उसके बाद कौन से 4 लेटर आएंगे। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, ये S से कितना हो गया है U, यानी कि S होता है 19 पर, U होता है 21 पर, तो कितना बढ़ाया गया है, 2 बढ़ाया गया है। U से साथियों W होता है, U 21 पर होता है, W 23 पर होता है, फिर 2 बढ़ाया गया और यहां पर भी 2 बढ़ाया गया। जाहिर सी बात है यहां पर जब 2 बढ़ाएंगे तो Y के बाद Z और Z के बाद A आता है, तो यहां पर साथियों ए आ जाएगा। और ए कौन से ऑप्शन में, एक तो यहां पर और एक यहां पर। अब इल होता है आपका किस पर साथियों, 12 पर, तो ये 12 से साथियों 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, 18 से 20 आ जाए, यानी कि यहां पर टी आएगा। तो 80 कहां पर है, मैं कहूंगा साथियों इस वाले ऑप्शन में नहीं है, 80 इस वाले ऑप्शन में है। और आगे भी यही साथियों 2-2-2 का लॉजिक लगेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा आगे 2-2 का लग रहा है, ये किसका लग रहा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको थोड़ा समय दिक्कत है ये सवाल, ठीक है। यहां पर खाली जगह नहीं लिखी हुई, मैं आपको दिखला देता हूं। देखिए खाली जगह है, पी है, और फिर साथियों खाली जगह है, और फिर एल है, फिर आई है, और फिर साथियों पी है, और फिर एक खाली जगह है, फिर एल है, और फिर क्या है साथियों, फिर खाली जगह है, फिर खाली जगह है, और एन है और एल है। तो यहां पर अगर बात करें खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो पहला काम जो हर बार मैं आपको बतलाता हूं कि सबको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 है ना, ठीक है। तो साथियों हो सकता हो 4 का पेयर बन रहा हो सकता हो 3 का पेयर बन रहा हो, तो 4-4 का पेयर बना लीजिए एक बार, 1 2 3 4, ये अलग हो गया, ये आई है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सॉरी, ये आई नहीं, ये तो एल है शायद, ठीक है, हाँ ये एल है, ये देख पा रहे हैं ये एल है, तो ये एल हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 ये एल हो गया, 1 2 3 4 एल हो गया। आप देख रहे हैं सबसे अंत में एल आ रहा है और उससे पहले एन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पर ये तो एल है ही, ये यहाँ पर एन आ जाएगा, तो ये तो पूरा हमें मिल गया IPNL। तो IPNL IPNL, तो मैं कहूंगा आप देख लीजिए आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने आई लिखा है, एन लिखा है, और आपने एल तो पहले से लिखा था ना, आपने फिर एन लिखा है, फिर आई, फिर पी। तो ये ऑप्शन साथियों कौन सा ऑप्शन में आपको लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी वाले में है। क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक पंखे का सूची मूल्य 4500 रुपए है, यानी कि उस पर जो लिखे हुए हैं ना वो 4500 रुपए लिखे हुए। अब साथियों मैथ के सवाल यहां पर आप लोग देखेंगे, मैथ के सवाल देखिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, एक पंखे का सूची मूल्य 4500 रुपए है, इसे 15% की छूट पर बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि भाई 4500 रुपए की कोई चीज है, अगर 85% यानी कि 15% की छूट पर बेचा जाएगा, यानी कि उसको 85% पर बेचा जाएगा, ठीक है। अब कह रहे यदि सूची मूल्य पर एक दूसरी प्रतिशत छूट दे दी जाए और उसके बाद इसका अंतिम विक्रय मूल्य 3213 रुपए हो जाए, तो दूसरी छूट क्या होगी। मान लीजिए दूसरी छूट X% होगी, ठीक है। अब देखिए ये 15% था, तो इसको हमने पता क्या लिखा, 100 - 15/100 ऐसे लिखा जाता है, तभी तो ये आएगा 100 में से 15 जाएगा 85/100। अब यहां पर हम X% मान ले तो इसको X% छूट को कैसे लिखेंगे, 100 - X/100, जैसे ये लिखा वैसे हमने ये लगा दिया। अब अगर 4500 रुपए पर पहली छूट इतने प्रतिशत की दी जाती है, दूसरी छूट इतने प्रतिशत की दी जाती है, तो वो वस्तु कितने रुपए की हो जाती है, 3213 रुपए की हो जाती है। तो वो वस्तु 3213 रुपए की हो जाती है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, एक्स का मान निकाल लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, इधर 4500 और इधर 85, यानी कि 45 × 85
गुणा में क्या बचेगा साथियों, 100 माइनस x बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 3213 है, 3213 है। अच्छा नीचे भी तो ये 100 आएगा। अब देखिए इस 100 की गुणा इससे हो जाएगी, क्योंकि जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना, ऊपर इसकी गुणा इससे और क्रॉस इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा साथियों, अगला स्टेप 45 से, अगर चलिए ऐसा नहीं करते हैं, अगर साथियों यहाँ पर 100 माइनस x हम रखें और बराबर क्या करें साथियों, 3213 यहाँ पर आ जाए, और ये 100 से गुणा इसकी होगी ना, तो 00 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, बात एक ही आएगी। और इसके नीचे 45 गुणा 85 आ जाएगा, तो ये 45 गुणा साथियों क्या आ गया आपका 85 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए, ठीक है, 5 से कट करें ना, तो 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, और 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 छंग 30 और 0 आ जाएगा। इसको और अगर कट करें साथियों, कैसे कट होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर साथियों कट करें, किससे कट करें आप बताओ साथियों, किससे कट करें, 5 से कट करें, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 जाएगा 28 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 जाएगा 35 हो जाएगा। अच्छा ये 5 से नहीं कट होगा, ये 5 से नहीं कट होगा, क्यों, क्योंकि अंत में 0 या 5 नहीं है। तो एक काम करिए साथियों, एक काम ये करिए, इसको 17 से डायरेक्ट आप यहाँ पर क्या कर लीजिए साथियों, इसको कट कर लीजिए। तो अगर हम साथियों 128 है और 52 की अगर डिवाइड करा दे इसको 85 से, तो कितना साथियों आपके सामने आएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक बार देख लेते साथियों यहाँ पर कि कोई दिक्कत या कोई मिस्टेक वगैरह तो यहाँ पर नहीं हो रही है आपसे या हमसे। देखिए इसको एक काम करते, थोड़ा सा यहाँ पर साथियों इसको क्लियर तरीके से लिख लेते। क्या लिखा हुआ है, 321300, तो ये आपका हो गया 321300 हो गया, और बटे में क्या लिखा हुआ है साथियों, 45 गुणा 85, तो 45 हो गया साथियों, गुणा क्या हो गया 85 हो गया, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक यानी कि आपको समझ में आ गया था, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको साथियों 9 से कट कर लो, किसी से भी कट कर लो, या 5 से कट कर लो साथियों, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी ना, 5 से कट कर लो, 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 2 जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है, 2 जाएगा 21 हो जाएगा, तो 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, और 1 जाएगा 13 हो जाएगा साथियों, 13 हो जाएगा, 5 दूना 10, और 5 छंग 30, और साथियों 0 आ गया। अब 9 से अगर कट करें तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। क्या 9 सत्ते कितना हो गया साथियों, 9 सत्ते आपका 63 हो गया, 9 सत्ते आपका यहाँ लिख लेता हूँ, 9 सत्ते आपका 63 हो गया, 1 बचेगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 एकम 9 हो जाएगा, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका सिर्फ 85 बचेगा, क्योंकि ये तो 9 पूरा पूरा कट हो गया है। अब इसको अगर 5 से कट करेंगे साथियों, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर पता नहीं साथियों क्या दिक्कत हो गई थी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, अब 2 जाएगा 21 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 1 जाएगा साथियों, 5 दूना 10, और 5 अट्ठे 40। अब अगर बात करें साथियों, अब इसको अगर साथियों 17 से कट करें तो ये डायरेक्ट साथियों 17 से कैसा कट होगा, 1428 की अगर बात करते हैं साथियों 17 से, तो ठीक है ना, तो साथियों 17 अट्ठे कितना तकरीबन हो जाएगा, 17 अट्ठे आपका हो जाएगा साथियों, ठीक है, 17 अट्ठे आपका लगभग 136 हो जाएगा, 136 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका साथियों 6 बच जाएगा, यानी कि 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साथियों, क्या यहां पर अगर बात करें हम इसको साथियों निकाल लेते हैं, यानी कि 100x माइनस x बराबर 84 निकला है, तो x बराबर क्या निकलेगा साथियों, माइनस x बराबर 84 माइनस 100 आ जाएगा, माइनस x बराबर क्या निकलेगा साथियों, माइनस x बराबर आपका 16 एक तरीके से निकल आएगा, लेकिन माइनस का, अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 16 आ जाएगा, और 16 ही आपसे पूछा जा रहा था कि दूसरी प्रतिशत कितनी निकलेगी, 16% की निकलेगी। तो 16% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। थोड़ा सा लेंथी हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि मैं तो आपको समझा रहा था साथियों, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लग गया, लेकिन जब इसको मैं करूंगा या आप करूंगा, तो अगर आप इसको 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर भी कर देते हैं तो बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेते हैं 2-2 मिनट तक लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 45-50 सेकंड में हो जाते हैं, 1 मिनट में होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मिनट भी अगर ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन
उनसे आप बच्चों को पछाड़ेंगे और लोगों को पछाड़ पाएंगे। अब इसकी अगर बात करें इस सवाल की करके, कुछ लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं, मान लेते हैं x लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 9 लोग और होते, यानी कि अगर बात करें x लोग तो थे, 9 लोग और होते यानी कि x प्लस 9 इतने लोग होते तो वो काम 50 दिन में पूरा हो जाता, वो काम 50 दिन में पूरा हो जाता। तो मूल रूप से कितने लोग थे, यानी कि मूल रूप से कितने लोग थे, x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या दिक्कत है साथियों, 60x हो जाएगा बराबर 50 की x से गुणा होगी तो 50x हो जाएगा और 50 निम 450 हो जाएगा। 60x ये बराबर के उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 60x माइनस 50x बराबर आपका क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। यानी कि 10x बराबर क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 450 बटे 10 हो जाएगा। 0 से 0 x बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 45 आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए भाई, लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है, 11:8:5 इसके अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग तो 5 है, ठीक है। अगर मान लेते पहला भाग 11x दूसरा भाग 8x तीसरा भाग 5x है, तो कह रहे कि अगर तीसरा भाग 550 है यानी कि इसकी वैल्यू 530 है, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है साथियों 530 है। तो अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 530 बटे 5 हो जाएगी, यानी कि 5 एकम 5 0 5 छंग 30 हो जाएगी। x बराबर क्या आ गया 106 आ गया। तो कह रहे हैं कि अन्य दो भागों का योग क्या होगा। अब देखिए x की वैल्यू आपको पता है 106 है, तो 11x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 106 की गुणा आप जब 11 से करेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं 106 6 आ जाएगा 6 आ जाएगा 1 यानी कि 1166 आपका ये हो जाएगा। और इसको योग करना है ना, तो 8 की गुणा 106 से कर दीजिए, 106 की गुणा 8 से करेंगे तो 6 चंग 36 6 सत्ते 42 छठे 48 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, यानी कि 848 आपका ये हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यही तो पूछा गया योग क्या होगा। तो 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये आपका साथियों 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी कि 8 और 1 साथियों 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2014 क्या कहीं पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत टॉप लेवल के हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि एक संख्या का 15% उसी संख्या के 9% से 33 अधिक है, तो वो संख्या क्या है। मान लेते हैं वो संख्या x है, क्या वो संख्या x है। कह रहे कि किसी संख्या यानी कि x के 15% तो x का 15%, और कहने के उसी संख्या का यानी कि x का 9% तो x का 9%, कहने कि इन दोनों में जो अंतर है वो एक तरीके से कितना है, वो एक तरीके से 33 है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो 15 की x से गुणा होगी आपका 15x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा साथियों 9x हो जाएगा। यहाँ पर नीचे 100 सेम है तो ये एलसीएम आपका एक बार लिख दिया जाएगा और बराबर आपका 33 हो जाएगा। अगले स्टेप में पता क्या होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6x बचेगा बराबर 33 गुणा 100, ये 100 इधर चला जाएगा, यानी कि 3300 आपका ये हो जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएगा साथियों 3300 बटे 6 आ गया, तो 6 चंग 36 हो जाएगा, 3 जाएगा 30 हो जाए, 6 चंग 36 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 660 आ जाएगा। तो 660 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 660 तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा क्या दिक्कत क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं साथियों। अच्छा 6 पंजे 30 होता है, बताइए अब जरा सी मिस्टेक हो गई, उससे आंसर नहीं मिल रहा है। 6 छंग 36 हो जाएगा भाई साहब, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ऐसा नहीं पहाड़ा नहीं याद है। 5 का पहाड़ा कौन भूलेगा भाई, 5 का पहाड़ा तो बहुत रटाया गया था हमें और आपको। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा और 3 जाएगा, फिर 6 पंजे 30 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा और 550 ऑप्शन नंबर डी वाले में। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहने कि 30 मीटर और 25 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान, तो एक ये आयताकार मैदान हो गया जिसकी लंबाई कितनी कही जा रही है साथियों 30 मीटर और चौड़ाई कितनी कही जा रही है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है 25 मीटर है। तो कह रहे हैं कि एक मैदान के बाहर चारों ओर 5
5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया जाता है, यानी कि इस मैदान के एक बाहर एक रास्ता, ये देखिए रास्ता की तरह लग रहा होगा, तो ये एक रास्ता बनाया जाता है। और कितना चौड़ा रास्ता बनाया जाता है? 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी साथियों 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाएगा, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि ये जो सिर्फ ये वाला ये ऐसे ऐसे करके इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इसको कैसे आप निकालेंगे? सबसे पहले आप छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो 25 तियां कितने हो जाएंगे साथियों? 75, यानी कि छोटा वाला जो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, छोटा क्षेत्रफल आपका जो निकलेगा वो 25 तियां 75 यानी कि 750 निकलेगा। अब बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या? अब बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए और बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को, यानी कि इसको जब घटाएंगे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, तो अब इस पूरे की लंबाई कितनी है? 30 है, 5 इधर 5 इधर, यानी कि पूरे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई इधर 25 है, इधर 5 यानी कि 35 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 35 चौक 140, जीरो लग जाएगा, यानी कि ये 1400 मेरे हिसाब से हो जाएगा। तो जब 1400 में से 750 को घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों? मेरे हिसाब से 650 आएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना निकलेगा साथियों? 650 निकलेगा। तो ये आपका सही जवाब होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो आज के इस वीडियो में आपने सभी विषयों को देखा बहुत अच्छे तरीके से। मेरा मानना है कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो इन सभी क्लासेस को आप लोग देख लेंगे तो आपका स्कोर बहुत शानदार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो में ही मैंने जिस पीडीएफ के बारे में आपको बताया था, सिर्फ 45 रुपए की वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। साथ उस वीडियो पीडीएफ की अगर बात करते हैं, उस पीडीएफ में आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। मेरा मानना है उन सभी 1000 क्वेश्चन में से आपके 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत आराम से फंस जाएंगे और 10 मॉडल पेपर आप देखेंगे उसमें से 65 से 70% आपका पेपर फंस जाएगा, क्योंकि जैसे ही साथियों पेपर शिफ्ट हैं तकरीबन उसी टाइप के क्वेश्चन वहां पर लिए गए हैं। तो सिर्फ 45 रुपए की बात है। एक बार उस पीडीएफ को जाकर जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और आपके पास अगर अभी कुछ समय है एग्जाम में तो एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूं, एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उन सभी वीडियोस को साथियों मैं कहूंगा एकदम घोल कर पी जाइएगा, क्योंकि पेपर आपका वहीं से बनने वाला है। वहीं से बनने वाला नहीं, मतलब वहां और पेपर के तकरीबन कई सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। चलिए भाई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।